अब हमने आपको बताया था, पिछले अध्याय में बताया था सूर्य ताप किसे कहते हैं। जब सूर्य एक धधकता हुआ गैस का गोला है और धधकते हुए गैस के गोले से जब किरणें विकिरण होती हैं और वो किरणें लघु और धीर तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती हैं और चारों ओर फैलकर कुछ किरणें पृथ्वी की ओर आ जाती हैं और वो किरणें पृथ्वी ग्रहण कर लेती है, उसको हम सूर्य ताप कहते हैं। और सूर्य ताप के वितरण है वो पृथ्वी पर एक सभी जगह समान नहीं होता है। उस कहीं पर सूर्य ताप अधिक होता है, कहीं पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। तो उनको तीन भागों में बांटा था हमने, निम्न अक्षांश मंडल, मध्य अक्षांश मंडल और उच्च अक्षांश मंडल। निम्न अक्षांश मंडल में सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। मध्य अक्षांश मंडल में उससे कम सूर्य ताप प्राप्त होता है भूमध्य रेखा की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ की सूर्य की किरणों में कुछ तिरछापन हो जाता है। मध्य अक्षांश जो मंडल है उसमें साल में एक बार उच्चतम और एक बार न्यूनतम तापमान पाया जाता है, क्योंकि सूर्य कभी उत्तरायण होता है तो उसके बाद दक्षिणायन होता है। तो ये मध्य अक्षांश मंडल में एक बार सूर्य अधिकतम ताप प्राप्त करेगा सूर्य का और एक बार न्यूनतम सूर्य ताप प्राप्त होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान बहुत ही कम प्राप्त होता है, कभी कभी 0 डिग्री तापमान रह जाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे इसके बाद आज जो चैप्टर है सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये सूर्य ताप का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक है, जो कि कहीं पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, कहीं पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। ये देख लीजिए, ये सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का है ये पूरा चैप्टर। ये आप देख सकते हैं, ये इसका दूसरा पेज है। और ये इसका तीसरा पेज है। विस्तार से आप देख लीजिए, ये इसका तीसरा पेज है। और ये इसका चौथा पेज है। ये तो सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसा कि अब आप सभी जानते हो कि सूर्य ताप के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे जो पहला कारण है जो ताप अपन को सूर्य से प्राप्त होता है उसमें से मात्र 2% ही पृथ्वी उसका 2% पृथ्वी सीधे ही वायुमंडल में परावर्तित कर देती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी का बाह्य आकाश चमकीला दिखाई देता है। यानी सूर्य से जो ताप प्राप्त होता है उस ताप में से 2% पुनः वायुमंडल में वापस चला जाता है, जिससे कि हमको आकाश चमकीला दिखाई देता है। इसमें सबसे पहला कारण है पृथ्वी पर बनने वाला कोण, सूर्य की किरणों का तिरछापन। नंबर 1 है सूर्य की किरणों का
तिरछापन, या इसको हम कहेंगे पृथ्वी पर बनने वाला कोण। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, केवल भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। और भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ने के कारण वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। जो जो ही उत्तर और दक्षिण की ओर सूर्य किरणें जाती हैं तो उनमें तिरछापन आ जाता है और तापमान कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक, ध्रुवों पर तापमान कम हो जाता है। तो तिरछापन ये क्या है कि पृथ्वी, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार आकृति में है। साथ ही अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए सूर्य की किरणें भूतल के प्रत्येक स्थान पर सीधी नहीं पड़ती है। जबकि सूर्य उत्तरायण तथा दक्षिण की स्थिति में आता है, सूर्य किरणों में तिरछापन हो जाता है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर जब आता है सूर्य, तो तिरछापन इसमें आ जाता है। लेकिन धरातल की तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणों से ताप अधिक प्राप्त होता है। इसी कारण भूमध्य रेखा पर अधिक सूर्य ताप तथा ध्रुवों पर सूर्य ताप कम मिलता है। सूर्य से आने वाली सीधी किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं तथा सीधी किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा ताप भी अधिक प्राप्त होता है। तो ये सूर्य किरणों का तिरछापन था। तो ये सूर्य किरणों का तिरछापन है। मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य से सीधी किरणें अगर सीधे आ रही है तो ये सीधे जो स्थान है वो कम गिरेगी और तिरछी किरणें स्थान अधिक गिरेगी, इस प्रकार। तो इन किरणों को अधिक क्षेत्र गर्म करना पड़ता है, जबकि सीधी किरणों को कम क्षेत्र गर्म करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है, यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। सीधी किरणों को वायुमंडल की कम मोटाई पार करनी पड़ती है, जबकि तिरछी किरणों को अधिक वायुमंडल का रास्ता पार करना पड़ता है। दूसरा कारण है सीधी किरणें। आप देखोगे कि ये वायुमंडल है, ये जो इसको कम समय लगता है यहाँ पर आने में, इनको अधिक समय, इनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, इनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए भी तापमान में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली सूर्य किरणें वायुमंडल में तापमान का कम ह्रास होता है, जबकि ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ने वाली किरणों को अधिक चौड़ा वायुमंडल का रास्ता पार करना पड़ता है, इसलिए ताप का ह्रास अधिक होता है। तो ये था वायुमंडल का सूर्य किरणों का तिरछापन। तो सूर्य किरणों के तिरछापन के दो तीन कारण थे। ये सीधी किरणें होती हैं वो तापमान अधिक होता है और तिरछी किरणें तापमान कम देती हैं। सीधी किरणें वायुमंडल को कम रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि तिरछी किरणों को वायुमंडल का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरा है दिन की अवधि। दूसरा कारण है दिन की अवधि। दिन की अगर सभी बातें समान मान ली जाए तो दिन की अवधि अधिक होगी तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, और दिन की अवधि कम है तो सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। ये सामान्य नियम है। लेकिन होता क्या है, इसके होता ठीक इसके विपरीत है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि अन्य सब दशाएं समान होती तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप की मात्रा उतनी अधिक प्राप्त होगी। पृथ्वी अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में अपनी किली पर एक परिक्रमा पूर्ण करती है तथा साथ ही सूर्य के चारों ओर भी एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है।
इसे दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़ शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। भूमध्य रेखा पर सदैव दिन 24 घंटे का रहता है। इसलिए प्रकाश व्रत भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय भूमध्य रेखा की ओर दिन की अवधि बढ़ जाती है तथा ध्रुवों पर 6 मास का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण की ओर दिन की अवधि कम तथा रात 6 मास की हो जाती है। इस प्रकार सूर्य दक्षिणायन होने पर दक्षिण में 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। तो ये था दिन की अवधि में सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। जब उत्तरायण होता है तो उत्तर की ओर ध्रुवों पर 6 मास का दिन होगा और उसके बाद दक्षिण में 6 मास की रात होगी। अगर सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की ओर 6 मास का दिन और उत्तर की ओर 6 मास का रात होगी। तो ये इस कारण से यहाँ तापमान प्रभावित होता है। केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है तब सर्वत्र दिन रात की अवधि बराबर होती है। ध्यान रहे कि किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि के प्रमाण सापेक्ष हुआ करते हैं। उच्च अक्षांशों में 21 जून उत्तरी गोलार्ध को दिन की अवधि 6 मास होने पर सूर्य ताप न्यूनतम प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। 6 मास दिन होगा, 6 मास का दिन होगा तो तापमान अधिक होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वहाँ न्यूनतम है। और न्यूनतम होने के कारण क्या है कि वहाँ सूर्य की जो किरणें तिरछी होने के कारण तापमान अधिक इकट्ठा नहीं कर पाती हैं। सूर्य की किरणें सापेक्ष तिरछी हो जाती हैं। जहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है तथा साथ ही साथ किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ निश्चित रूप से ताप अधिक होगा। तो ये नियम है इसके। पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तीसरा कारण है इसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इसमें भी ये बात है कि अगर सूर्य अगर पृथ्वी के पास है तो तापमान अधिक होना चाहिए और अगर पृथ्वी से दूर है तो तापमान कम प्राप्त होना चाहिए। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। कभी पृथ्वी सूर्य के पास होती है, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट आ जाती है। इस स्थिति को अपसोर कहते हैं। जब 3 जनवरी को सूर्य के पास पृथ्वी आ जाती है तो अपसोर की स्थिति होती है। इस समय पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसोर की स्थिति के नाम से जाना जाता है। एक होगा उपसोर। उपसोर में क्या है, पृथ्वी नज़दीक है और पृथ्वी नज़दीक होने को अपसोर, पृथ्वी दूर है उसको अपसोर कहे की स्थिति। ये इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाती है। अतः 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़नी चाहिए, परंतु होता इसके विपरीत है, ठीक विपरीत होता है। क्योंकि 3 जनवरी को आप पता ही 3 जनवरी को यहाँ पर सर्दी पड़ती है और सूर्य पास में रहता है, लेकिन होता क्या है कि परंतु इसके ठीक विपरीत होता, क्योंकि पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव सूर्य और पृथ्वी की दूरी के परिवर्तन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये
उत्तरायण और दक्षिणायन की अवधि होने के कारण उसमें तिरछा सूर्य किरणों में तिरछापन आ जाता है, जिससे कि अपन को यहाँ 3 जनवरी को पास में होते हुए भी तापमान कम प्राप्त होता है। 4 जुलाई को भयंकर गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी पड़ने और सूर्य भी दूर होता है, अपसोर की स्थिति में होता है सूर्य, तो उस समय सूर्य किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछापन के प्रभाव के आगे यह उपादान नगण्य हो जाता है। तो ये मैं आपको बताया था, ये अपसोर उपसोर की स्थिति है, ये आप देख सकते हो, अपसोर और उपसोर, ये 2 चित्र हैं, ये देख लीजिए आप पूरा। इसके बाद सौर कलंक, सौर कलंकों की मात्रा, अगला पॉइंट है सौर कलंक, चौथा पॉइंट है सौर कलंक। सौर जो कलंक होते हैं, सन स्पॉट इनको कहते हैं। जैसे कि अपना चंद्रमा होता है, चंद्रमा में अपन को काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, इसी प्रकार सूर्य में भी काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, उनको हम सौर कलंक कहते हैं। जब सूर्य में सौर कलंकों की संख्या अधिक होती है तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, और जब सौर कलंकों की संख्या कम होती है तो सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। तो ये इसमें है, चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं, इनका कोई स्थायी नहीं होते, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। ये चक्रीय रूप में संपन्न होते हैं। औसत रूप में एक चक्र 11 वर्षों में पूरा होता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक होती है तो तापमान अधिक होता है, और तथा सौर कलंकों की संख्या कम होती है तो सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। तो ये था सौर कलंक। अगर सौर कलंक, 5वां जो पॉइंट है वो है आपके वायुमंडल का प्रभाव। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का जो प्रभाव है वो भी तापमान को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। वायुमंडल क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण, गैसें और जलवाष्प आदि पदार्थ होते हैं जो कि सौर विकिरण का या सूर्य ताप का शोषण, परावर्तन और विकिरण करते रहते हैं। शोषण, परावर्तन और विकिरण करते रहते हैं। शोषण, परावर्तन और विकिरण करने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता, वायुमंडल के ताप प्राप्त होने में परिवर्तन होता है। अतः वायुमंडल में गुजरने वाली सूर्य की किरणों का शोषण, परावर्तन और विकिरण निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। वो 3 बात कौन सी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये 3 बातें हैं, ये 1, 2 और 3 ये दिख रहे हैं ना। वायुमंडल की पारदर्शिता, सूर्य किरणों का पृथ्वी पर कोण, अवरोध पदार्थों की मात्रा, ये 3 चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता, अगर वायुमंडल पारदर्शी है और जो किरणें आती हैं उनको किसी प्रकार का अवरोध प्राप्त नहीं होता है तो सूर्य ताप अपन को अधिक प्राप्त होगा। सूर्य किरणों का पृथ्वी पर कोण, अगर सूर्य किरणें का पृथ्वी पर कोण अगर सीधी आती हैं तो तापमान अधिक प्राप्त होगा, तो तिरछी हो जाती हैं तो ताप कम प्राप्त होगा। अवरोध पदार्थों की मात्रा, वायुमंडल में आपको पता ही है 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, धूल के कण, गैस और जलवाष्प। अगर वायुमंडल में अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं, गैसों की मात्रा, धूल के कण, जलवाष्प अधिक है, तो वो सूर्य की किरणों का अवशोषण कर लेते हैं, कुछ परावर्तन करते हैं, इधर उधर बिखर देते हैं, तो सूर्य ताप अपन को कम प्राप्त होगा। अगर वायुमंडल में अवरोध पदार्थों की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। अगला जो पॉइंट है, स्थल व जल का प्रभाव। स्थल भाग अधिक गर्म होता है, वह जल भाग
कम गर्म होता है। अगर स्थल भाग है तो वहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा और जल भाग है तो वहाँ सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। क्योंकि स्थल भाग है हमेशा स्थायी रहता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है, जबकि जल भाग में हलचल होती रहती है, वो स्थायी नहीं रहता। और अगला पॉइंट ये तो मैं बताऊँ आपको, ये वाला तो ये भी एक तरह से सूर्य ताप को प्रभावित करता है। दूसरा है धरातल का रंग व स्वरूप। यदि वनस्पति के कारण धरातल का रंग हरा तो कम गर्मी प्राप्त होती है, लाल है तो अधिक तापमान वहाँ पर प्राप्त होगा। तो स्वरूप के आधार पर भी तापमान कम या ज़्यादा प्राप्त, धरातलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान अधिक प्राप्त होता है, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कम। इस प्रकार धरातल का प्रभाव इन पर पड़ता है। ठीक है, और कल बताएंगे। धन्यवाद।